आज हम देखते हैं सेक्शन 192 सीआरपीसी सेक्शन 172 अन्वेषण की में कार्यवाहियों की डायरी। तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन इन्वेस्टिगेशन करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाहियों को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें कि वह समय जबकि उसे इत्तिला मिली है और वह समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया है और जब वह समाप्त किया गया है, वह स्थान और वह स्थान जहाँ पर वह किया गया है और अन्वेषण के द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा। तो अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी जो है, अन्वेषण की दिन प्रतिदिन की कार्यवाहियों को एक डायरी में लिखेगा। उस डायरी में वो समय होगा जबकि अन्वेषण आरंभ किया गया और जब अन्वेषण समाप्त किया गया, वो टाइम लिखना होगा, वो प्लेस लिखना होगा जहाँ पर वह किया गया या फिर वे प्लेस जहाँ पर अन्वेषण किया गया, और साथ ही अन्वेषण के द्वारा अभिनिश्चित जो परिस्थिति हैं उन परिस्थितियों का भी विवरण देना पड़ेगा। ये रोजनामचे की डायरी, इसे रोजाना डायरी में मेंशन करना पड़ेगा। क्लोज 2 इसका कह रहा है कि धारा 180 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन भी हैं, वो केस डायरी में अंतस्थापित किए जाएंगे। अगर किसी विटनेस के कोई ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उसे भी केस डायरी में लिखा जाएगा। क्लोज 3 कह रहा है कि ऐसी जो डायरी होगी, केस डायरी, वह जिल्द के रूप में होगी और उसके पृष्ठ सम्यक रूप से संख्यांकित होंगे। मतलब हर एक पेजेस पे नंबर पड़ा होगा, क्योंकि अगर विदाउट नंबर तो पेज बीच से फाड़ लिए जा सकते हैं। तो जिल्द होगी और प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या लिखी होगी, पेज नंबर लिखा होगा। आगे है क्लोज 4। क्लोज 4 कह रहा है कि कोई दंड न्यायालय जब ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरी को मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं, किंतु जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ले सकता है। तो पूछा जाता है कि केस डायरी को क्या साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? तो नहीं, केस डायरी का इसका क्लोज 4 कहता है 192 का कि केस डायरियों का जो उपयोग है वह साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता, किंतु जांच या विचारण में उसे देखकर अपनी सहायता के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। क्लोज 5 192 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि न तो कोई अभियुक्त और न ही उसका कोई अभिकर्ता, एजेंट या उसका कोई अधिवक्ता ऐसी डायरी मांगने के हकदार होंगे। ऐसी केस डायरी को देखने का हकदार न तो अभियुक्त होगा, न उसके अभिकर्ता होंगे, और न ही वे केवल इस कारण से उसे देखने के हकदार होंगे कि वह न्यायालय के द्वारा देखी गई है। और अगर कोर्ट ने ऐसी केस डायरी को देखा है तो इसका ये भी कोई रीज़न नहीं है उनका केस डायरी मांगने का, इस कारण से भी वो केस डायरी मांगने के हकदार नहीं होंगे। किंतु यदि वे पुलिस के द्वारा जिसने उसे लिखा है, परंतु इसमें प्रोवाइजो दे दिया कि अगर पुलिस अधिकारी ने जिसने की केस डायरी को लिखा है अपनी स्मृति को ताज़ा करने में उपयोग में लाता है, अगर पुलिस अधिकारी जिसने केस डायरी को लिखा है वह केस डायरी को देखकर अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करना चाह रहा है, या यदि न्यायालय उसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन से उपयोग लाता है, या न्यायालय उसमें पुलिस अधिकारी ने जो बातों को लिखा है उसका खंडन करने के लिए, कंट्राडिक्शन के लिए उसे उपयोग में लाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 148 और 164 के उपबंध लागू होंगे, जो कि एविडेंस 145 और 161 थी। तो इस क्लोज में कहा गया कि अभियुक्त को केस डायरी मांगने का हकदार नहीं है, वो केस डायरी नहीं देख सकता चाहे न्यायालय ने केस डायरी मंगाई हो। किंतु दो परिस्थितियों में अभियुक्त भी केस डायरी देखने का हकदार होगा, यदि पुलिस अधिकारी जिसने उसे लिखा है अपनी स्मृति को ताज़ा करता है, या फिर वह न्यायालय उस पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के लिए उसे उपयोग में लाता है, तो अभियुक्त को भी केस डायरी दिखाई जा सकती है। और इस पर एविडेंस 148 एंड 164 के प्रोविजंस जो हैं वो लागू होंगे। तो खंडन के लिए ही है ये प्रोविज़न, तो खंडन के काम में आएगा। तो क्लोज 1 इसका इम्पोर्टेंट था कि कैसे लिखी जाएगी केस डायरी, और क्लोज 5 192 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 193 सीआरपीसी सेक्शन 173। तो ये सेक्शन क्या कहती है? अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, जहाँ की अन्वेषण समाप्त हो गया, इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो गया,
तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट देगा कोर्ट को। तो उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम देखते हैं। तो इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण जो है वो अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा। कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो इस चैप्टर में किया जा रहा है वो विदाउट अननेसेसरी डिले के पूरा किया जाएगा। क्लोज सेकेंड है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से लेकर के 71 जो कि रेप ऑफेंसेस से संबंधित है, या पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8, 10 गुरुतर लैंगिक हमला इससे संबंधित है के अधीन किसी अपराध के संबंध में अन्वेषण जो है उस तारीख को जब पुलिस के भारसाधक अधिकारी को इत्तिला दी गई थी 2 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेप ऑफेंसेस के मामले में इन्वेस्टिगेशन कब से और कितने दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। तो जब पुलिस अधिकारी को इत्तिला दी गई तब से लेकर के 2 महीने के भीतर ऐसा इन्वेस्टिगेशन समाप्त किया जाना चाहिए। रेप ऑफेंसेस ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड पॉक्सो के कुछ वो सेक्शन बता दिए 4, 6, 8, 10 इनके अधीन किसी अपराध का अन्वेषण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आगे हम देखते हैं सेक्शन 193। 193 का क्लोज 3 अपने को क्या कहता है कि जैसे ही जांच पूरी हो जाती है वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रारूप में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का माध्यम भी एक रिपोर्ट भेजेगा। अब जैसे ही पुलिस अधिकारी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई वो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए अधिकृत जो मजिस्ट्रेट हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा, ठीक है, जो राज्य सरकार ने प्रारूप बता रखा है उस प्रारूप में और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना बीएनएसएस में नया जोड़ा गया है, इसके माध्यम से रिपोर्ट भेजेगा संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट को। अब इस रिपोर्ट में क्या बातें होंगी, तो इसमें होगी जनरल सी बातें हैं, पक्षकारों का नाम होगा, ठीक है, नेम ऑफ पार्टीज, नेम ऑफ इंफॉर्मेशन जिसने की इत्तिला का क्या नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इत्तिला का क्या स्वरूप होगा, साथ में है मामले की परिस्थिति से जो परिचित व्यक्ति हैं उनका नाम होगा, भाई जो एक्वेंटेड है, अपीयरेंस टू बी एक्वेंटेड, मामले की परिस्थितियों से परिचित होने वाले व्यक्तियों का नाम होगा। फोर्थ में है कि क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और ये ऐसा अपराध किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा किया गया है। इसमें अभियुक्त का नाम किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि क्या अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस चीज़ का कथन होगा। च खंड कहता है कि क्या अभियुक्त अपने बंद पत्र या जमानत, अगर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तो क्या वह बंद पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ दिया गया है, इस चीज़ का कथन होगा। साथ ही में क्या अभियुक्त धारा 190 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, सेक्शन 190 में अभिरक्षा में क्या अभियुक्त भेजा जा चुका है। और इसका जे एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि जहां की महिला के संबंध में अपराध किया गया है, रेप ऑफेंसेस के मामले में क्या महिला चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट साथ में संलग्न की गई है, क्या ऐसी रिपोर्ट साथ में अटैच करके भेजी गई है। तो क्या क्या बातें होंगी, सबसे पहले पक्षकारों के नाम, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद में होंगे मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के नाम, उसके बाद में होंगे कि क्या कोई ऑफेंस किया गया है तो विच हुम के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्या अभियुक्त को एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है तो क्या वह बेल या बेल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया है, और क्या एक्यूज्ड को 190 की अभिरक्षा में कस्टडी में जो कि 190 सेक्शन में बता रखी है उसमें भेज दिया गया है। और यदि किसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया गया है तो क्या महिला की पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर महिला की चिकित्सा रिपोर्ट साथ में अटैच की गई है। इन सब चीज़ों का वर्णन होगा। अब ये तो था 3 का क्लोज फर्स्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। आगे क्लोज कह रहा है कि इलेक्ट्रिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम, द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दशा में अभिरक्षा का क्या अनुक्रम है, ये भी साथ में भेजना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कह दिया ना कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से किया जाएगा। अब इसका क्लोज सेकेंड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और नया जुड़ा है बीएनएसएस में कि पुलिस अधिकारी 90 दिन की अवधि के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना किसी साधनों के द्वारा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सूचना भी है, सूचना देने वाले या पीड़ित व्यक्ति को देगी।
तो अब यहाँ पीड़ित व्यक्ति का एक अधिकार और दे दिया कि जहाँ की सूचना देने वाला व्यक्ति है या पीड़ित व्यक्ति है उसको पुलिस अधिकारी जो है अन्वेषण की क्या प्रगति हो रही है उसकी रिपोर्ट 90 दिन की अवधि के भीतर देगा। आज से पहले ये रूल इसमें CRPC में नहीं था, इसे सीकरी बसु के केस में बताया गया था। सीकरी बसु में सुप्रीम कोर्ट ने यही मेंशन किया था कि इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रगति हो रही है इसकी रिपोर्ट पाने का अधिकार सूचना देने वाले या पीड़ित व्यक्ति को है। अब इसमें ये मेंशन कर दिया, तो ये एक तरीके से देखो तो सीकरी बसु के केस से आया है कि इसमें ये मेंशन कर दिया कि 19 डेज का टाइम ड्यूरेशन बता दिया जिसमें सूचना देने वाले व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति को पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी रिपोर्ट देगा। ठीक है, आगे है इसका क्लॉज सेकेंड थर्ड। ये भी न्यू है कि वह अधिकारी जिसके द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना उस व्यक्ति को यदि कोई हो जिसे अपराध करने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तला दी थी ऐसी रीति से जो देगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा बताए। तो फर्स्ट क्लॉज ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे में तो ये रीति बता रखी है कि कौन से मैनर से आप दोगे, तो इसमें जो राज्य सरकार जो रीति बताए उस रीति से सूचना देने वाले या पीड़ित व्यक्ति को सूचना दी जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब है क्लोज 4। क्लोज 4 कहता है कि जहां सेक्शन 177 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां ऐसे मामले में राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा ऐसा निर्देश करती है तो वह रिपोर्ट उस अधिकारी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अगर किसी में किया गया ना तो उस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से वह रिपोर्ट जो है दी जाएगी और वह मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से निर्देश दे सकेगा कि वह आगे और अन्वेषण जारी रखे। अब अगर किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखनी है तो आगे जारी इन्वेस्टिगेशन रख सकता है। कोई इंपॉर्टेंट क्लोज नहीं है। 5 क्लोज कह रहा है कि जब कभी इस धारा के अधीन रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंद पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ दिया गया था, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि अभियुक्त को छोड़ दिया गया था, तब मजिस्ट्रेट स्वयं का बंद पत्र या जमानत पत्र उसके उन्मोचन के लिए लेगा या अन्य कोई आदेश जो वह ठीक समझे वह दे सकेगा। तो यहाँ पर है कि अभियुक्त के पकड़े जाने पर अभियुक्त की 2 बार जमानत होती है। एक बार तो पुलिस अधिकारी के द्वारा या जमानती बेलेबल ऑफेंस में बेल कर दी जाती है उस तरीके से, या फिर जमानत या बंद पत्र का निष्पादन करके जमानत ले ली गई है। उसके पश्चात जब न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है तब मजिस्ट्रेट उसे जमानत या बंद पत्र के लिए उन्मोचन या ऐसा कोई अन्य आदेश जो ठीक समझे वह दे सकता है। आगे है जब कभी ऐसी रिपोर्ट का ऐसे मामले में जिसमें कि 190 लागू होती है तब पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ निम्न चीज़ें भेजेगा। जहाँ की सेक्शन 190 लागू हो रही है तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ क्या क्या चीज़ें भेजेगा। वे सभी दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट, साथ में सुसंगत उद्धरण, उससे जुड़े हुए अटैच उद्धरण जिस पर कि अभियोजन का विचार है, जिसकी अभियोजन का निर्भर करने का विचार है, रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स भेजेगा और उससे भिन्न जिसे अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है, और उन दस्तावेजों से भिन्न चीज़ें भी भेजेगा जो कि मजिस्ट्रेट को अगर अन्वेषण के दौरान पहले ही भेज दी गई है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्सट्रैक्ट्स कुछ और मिल जाते हैं तो उनको भी देगा। जैसे कि ड्रग्स हो गई, गन अगर अभियुक्त से ली गई है तो गन हो गई, ये सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट के पास 190 की रिपोर्ट के साथ जाएगी और उन साक्ष्यों के जिसमें कि 190 की सेक्शन लागू होती है, उन व्यक्तियों की जिसकी साक्ष्यों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, उनके भी 180 के तहत जो कि लिखित कथन उनके लिखे गए हैं, रिटन स्टेटमेंट, तो उनको भी लिया जाएगा। तो रिपोर्ट के साथ क्या क्या भेजेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स और भेजेगा, अदर कोई अलग एक्सेसरीज है तो उनको भी भेजेगा, और साथ में ही अगर कोई एविडेंस है जिसके कि 180 के तहत जिसके बयान अभिलिखित कर लिए गए हैं तो उनके कथन को भी मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। क्लोज 7 इसका क्या कह रहा है कि यदि पुलिस अधिकारी की ऐसी राय है कि किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है, पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि कोई भाग जो ऐसा है वो कार्यवाही की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है या फिर उसे अभियुक्त को प्रकट करना लोकहित में नहीं है, अगर ये बात अभियुक्त को पता चली तो वो अपना डिफेंस अच्छा कर लेगा, तो ऐसा करना अभियुक्त के न्याय हित में आवश्यक नहीं है या लोकहित में किसी बात को पेश नहीं करना चाहिए, तो वो उस कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और मजिस्ट्रेट से यह प्रार्थना करेगा कि अभियुक्त को दी जाने वाली जो प्रतिलिपि है उससे वह भाग निकाल दिया जाए
ठीक है। ऐसा करने के कारणों सहित अपना कथन मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि कार्यवाही कोई कथन ऐसा है जो कार्यवाही से सुसंगत नहीं है, या अभियुक्त को पता नहीं चलना चाहिए न्याय के लिए, इससे न्याय को हानि होगी, या लोकहित में सही नहीं है, तो वह मजिस्ट्रेट से ऐसी प्रार्थना कर सकता है कि उस भाग को निकाल दिया जाए, जबकि कॉपी अभियुक्त को दी जा रही है उस समय। सेक्शन इसकी क्लोज 8 कह रही है कि उपधारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी 230 में यथापेक्षित अभियुक्त को प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट को सम्यक रूप से जो दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी प्रतियों में संख्या जो अपेक्षित की जाए, जितनी संख्या अपेक्षित की जाएगी ना, इस शॉर्ट में समझते हैं, तो जितनी संख्या अपेक्षित की जाएगी उतनी प्रतियों की संख्या देगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा रिपोर्ट या दस्तावेज की तामील हुई है तो वह सम्यक रूप से तामील किया हुआ माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर किसी चीज़ की तामील की गई है तो वह सम्यक रूप से तामील किया गया माना जाएगा। अब आगे है क्लोज 9। क्लोज 9 क्या कह रहा है कि इस धारा की कोई भी बात किसी अपराध के बारे में धारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण करने से प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। इस धारा की कोई भी बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 3 में मजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट भेज दी गई है तो उसके पश्चात और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने वाली नहीं समझी जाएगी, जहाँ की अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले, वहाँ वह साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा और उपधारा 3 से 8 तक के रिपोर्ट के बारे में जहाँ तक हो सके वही उपबंध लागू होंगे जो कि इसमें लागू होते हैं। ये क्लोज इंपॉर्टेंट है कि जहाँ की अपराध के बारे में कोई रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को क्लोज 3 में भेज दी गई है तो उसके पश्चात आगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बाद में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई एविडेंस मिलता है, चाहे ओरल हो या चाहे डॉक्यूमेंट हो, तो वह उस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को उसे भी भेजेगा और इस पर वही रूल लागू होंगे जो 303 से लेकर के 8 तक के उपबंधों को लागू होते हैं। इसका प्रोवाइजो कह दिया, परंतु विचारण के दौरान और अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से संचालित किया जाएगा। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है ड्यूरिंग ट्रायल तो ऐसा इन्वेस्टिगेशन न्यायालय की अनुज्ञा से किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, और जो 90 दिन की अवधि के भीतर ही पूरा किया जाएगा, जिसका विस्तार न्यायालय की अनुज्ञा से किया जा सकता है, जिसकी मैक्सिमम टाइम होगी 19 डेज। और इसे कोर्ट अपनी इच्छा से न्यायालय इसे आगे भी बढ़ा सकती है, आगे भी बढ़ाने की परमिशन दे सकती है। बट ऐसा कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है अगर ड्यूरिंग ट्रायल किया जा रहा है तो वो विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट से ही किया जाएगा। तो ये थी अपनी सेक्शन 193।